हेलो एवरीवन। तो आज चौथा लेक्चर है हमारा टॉपिक 4। और कौन सा टॉपिक है? तो एस्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण। तो लेक्चर 4 में हम लोग एस्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में थ्योरी लिखने के दौरान टाइम ज्यादा रिक्वायर्ड कर लेता था वीडियो, तो इसलिए इस बार पहले से ही लिख चुके हैं ताकि थोड़ा कम टाइम रिक्वायर्ड हो इसमें। तो एक एक करके जो टर्म हम लिखे हैं, यानी कि आज हम लोगों को एस्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है और उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जो सामान्यतः पद आते हैं, उस पद के बारे में जानकारी लेते हैं। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो एस्फेरिकल मिरर, इसको इंग्लिश में कहा जाता है एस्फेरिकल मिरर और हिंदी में गोलीय दर्पण कहा जाता है। तो ये गोलीय दर्पण कैसा होता है, तो उसका डायग्राम सामने बना हुआ है। ठीक है, कि गोलीय दर्पण किस प्रकार का होता है। उसके अंदर जो पी, सी, एफ, एम, एन, आर और एफ जो टर्म आ रहे हैं, वो सारे टर्म के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो सबको एक एक करके पढ़ते हैं अभी और जानकारी लेते हैं कि ये एम और एन टर्म क्या है, एफ क्या है, सी क्या है, पी क्या है। तो एक एक करके देखते हैं इसमें। तो सबसे पहला तो हेडलाइन जो एस्फेरिकल मिरर के बारे में दी है वो है गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द। और ये शब्द के जानकारी के बाद ही हम इसके अंदर जो दर्पण अवतल और उत्तल, कनकेव एंड कन्वेक्स जो मिरर आते हैं उसके बारे में जानकारी होगा। उससे रे डायग्राम कैसे, यानी कि जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज फॉर्मेशन होता है रे के द्वारा, वो सब इस टर्म को जानने के बाद ही क्लियर होगा। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म आ रहा है इसके अंदर वो है ध्रुव, यानी कि पोल। सबको दिख रहा है क्लियर? यहाँ क्या लिखा हुआ? ध्रुव, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पोल कहा जाता है। तो पोल क्या होता है, उसके थ्योरी लिखा हुआ है उसका कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और इसे कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? पी से। तो पहले जो डिफिनेशन है उसको समझते हैं। क्या कह रहा है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ। तो गोलीय दर्पण कौन है ये? और ये जो भाग है डॉटेड डॉटेड दिखा, ये इमेजिनरी लाइन दिखा है कि कैसे कंप्लीट स्फीयर है ये। और रियल में जो दर्पण का जो डायग्राम यहाँ बना हुआ है वो डायग्राम हमारा ये एम से एन तक का है। ये एग्जैक्ट एक कंप्लीट लाइन जो बना हुआ है, और जिसके ऊपर ये जो डिजाइन देख रहे हैं वो डिजाइन नहीं बल्कि वो सिल्वर कलर्ड है, यानी कि वो पॉलिश किया हुआ एरिया है। और ये जो एरिया जो पॉलिश नहीं किया हुआ है वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग एरिया है। तो ये दर्पण और ये जो इमेजिनरी, ये जो डॉटेड डॉटेड इमेजिन करके जो दिखाया गया है वो इस चीज को शो करने के लिए दिया गया है कि यह जो दर्पण है वो एक स्फीयर का भाग है। कैसे ये दर्पण कंप्लीट स्फीयर बनता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा गया थ्योरी में कि गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ के केंद्र। तो परावर्तक पृष्ठ अभी हम जानकारी दी कि एम और एन जो है ये परावर्तक पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ का जो केंद्र होता है, कौन है केंद्र? यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ये पी, यहाँ जो डट बनाया है ये पॉइंट, ये हमारा क्या है? केंद्र है। तो इसी को कहा जाता है गोलीय दर्पण का ध्रुव, हिंदी में और इंग्लिश में पोल कहते हैं। ठीक है, और इसे कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? तो यहाँ क्लियरली दिया गया है कि इसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं। उसके बाद सबको समझ में आ गया टर्म। ठीक है, तो दूसरे टर्म पे चलते हैं। दूसरा टर्म क्या है हमारा? मुख्य फोकस। इसको इंग्लिश में कहा जाता है मुख्य अक्ष, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो इसके बारे में लिखा हुआ है थ्योरी कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, क्या गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या अभी जस्ट पढ़ा है पहला थ्योरी, ये ध्रुव है हमारा पी। तो गोलीय दर्पण का ध्रुव यानी कि ये पी तथा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसको कह रहे हैं हम लोग? वक्रता त्रिज्या जो हमारा ये यहां से यहां तक का जो टर्म है, ये यहां तक का जो दूरी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आर डिनोट करे, वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि सिंपल ये जो लाइन दिख रहा है ना हमको, ये लाइन, इसी लाइन को हम कहते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन किधर से गुजर रहा है? ये सी से, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, फोकस से, पोल से। तो वह लाइन जो एक गोलीय दर्पण के मध्य से, यानी कि रेडियस कहा जाए तो रेडियस हो गया, ये एक गोला का रेडियस हो गया। तो ये जो मेन एक्सिस से जो गुजर रहा है, ये जो लाइन है जो सेंटर, फोकस और पोल को होता हुआ जो जा रहा है, उसी एक्सिस को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष। दूसरा पॉइंट भी
क्लियर हो गया दूसरा टर्म। तीसरे टर्म पर आते हैं। तीसरा टर्म जो है हमारा वो है वक्रता केंद्र। दिख रहा है सबको? क्या लिखा हुआ? वक्रता केंद्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? तो इसका थ्योरी लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण कौन है? ये है हमारा, इसका परावर्तक पृष्ठ कौन? ये साइड वाला जो हिस्सा, ये परावर्तक पृष्ठ है। तो इसका परावर्तक पृष्ठ का गोले का भाग है, यानी कि जो गोलीय दर्पण का ये जो परावर्तक पृष्ठ हम देख रहे हैं वो क्या चीज है? गोले का भाग है, जो कि अभी हम पहले ही बता दिए। अभी बताएं, जब शुरुआत में ही बताएं कि मान लेते हैं ये पूरा एक गोला है और इस गोले का ये जो पोर्शन एन से एन तक लिए हैं, जिसको शेडेड यानी कि कलर या डिजाइन किया हुआ जो दिख रहा है, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। तो ये परावर्तक पृष्ठ जो है वो क्या है? एक स्फीयर यानी कि गोला का तो ही भाग है, ये गोला का ही भाग है। तो वही कह रहा है यहाँ थ्योरी कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का गोले का भाग है। इस गोले का जो केंद्र होता है वही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। यानी कि ये जो हम देख रहे हैं गोलीय दर्पण, अब इसका टाइप है कनकेव है कन्वेक्स है, बेहतर ढंग से जान रहे होगे, इससे पहले वाला लेक्चर में बताया। वैसे ये हमारा कनकेव वाला है, जिसका इंटरनल पोर्शन पॉलिश्ड होता है, और ये कैप वाला जो हिस्सा होता है जिससे रिफ्लेक्ट होता है रे, वो हमारा कनकेव होता है। वैसे तो ये कनकेव वाला, कन्वेक्स का भी अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये कनकेव में क्या हो रहा है कि ये एक स्फेरिकल मिरर का ही भाग है। ये जो देख रहे हैं एम एन स्फेरिकल मिरर का भाग है। तो कह रहा है कि ये जो दर्पण है ये जिस गोला का भाग है, तो उस गोला का जो केंद्र होता है, गोला का केंद्र कौन है? यहाँ पर सी, इस पर रखकर ही हम लोग आंख कंपास के मदद से क्या करते हैं? पूरा कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। तो ये गोला का जो सेंटर है वही इस दर्पण का क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। क्यों? क्योंकि ये दर्पण एक स्फीयर का भाग था। तो इस मिरर का जो केंद्र हुआ कौन? जो इस पूरे दर्पण यानी कि पूरे स्फीयर का जो केंद्र सी है, वही सी इस दर्पण का भी केंद्र हुआ। यही थ्योरी कह रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र को समझ गए हम लोग, ये जो सेंटर है। अब वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो हम लोग ऑलरेडी मैथ में पढ़ चुके हैं, गोला स्फीयर को पढ़े या सर्कल को पढ़े होंगे। तो सर्कल में देखे हैं कि रेडियस किसको कहते हैं हम लोग? तो परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस जो है उस पर से, उसके किसी भी पॉइंट से जो केंद्र तक का डिस्टेंस होता है, यानी कि यहां से इस सरकमफ्रेंस के किसी यहां से ले, या इसको यहां से यहां ले, यहां से यहां ले, यहां से कहीं से भी ले, परिधि के किसी भी पॉइंट से सेंटर तक जो लाइन लेते हैं वही लाइन का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, चाहे यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वही हमारा रेडियस होता है। तो जस्ट वैसा ही ये एक गोला ही है, स्फीयर है, और दर्पण उसी का भाग है। तो जैसे कि स्फीयर का रेडियस होता है उसी प्रकार से दर्पण का भी रेडियस होगा। तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या अब आसानी से समझ में आ जाएगा कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, तो गोलीय दर्पण ये, इसका परावर्तक पृष्ठ ये, तो जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अभी जो हम बताए वही बात है, कह रहा है कि ये जो दर्पण है एक गोला का भाग है, ये जो गोला है। तो गोला का जो ये जो गोला है हमारा स्क्वायर, इसका जो रेडियस है, चाहे यहां से यहां तक का बात करो, चाहे यहां से यहां तक का, तो वो जो रेडियस है वही इस दर्पण का, ये mn जो दर्पण शो हो रहा है उसका रेडियस क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वैसे डिफाइन हम हिंदी में कर रहे हैं लेकिन हर वर्ड का इंग्लिश लिखा हुआ है। तो इससे चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो या आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हो, इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हो, उसको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस टर्म को समझ ले, समझना तो सबको हिंदी में ही है। फिर इसका जो इंग्लिश पॉइंट होगा वो हम होगा तो वीडियो के लास्ट में लिखवा देंगे। ठीक है, तो उसको भी ज्यादा घबराना नहीं। इस लेक्चर को समझना है, टर्म को हिंदी में ही बेहतर से समझते हैं और इंग्लिश वर्ड उसका लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 4 पॉइंट तक तो पढ़ लिए, वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर का समझ में आ गया सबको। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा द्वारक यानी कि अपर्चर। तो अपर्चर द्वारक क्या होता है? तो अपर्चर के बारे में आ रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है।
इस समझ में आया थ्योरी? तो फिगर से देखते हैं क्या कहा गया द्वारक के बारे में। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ तल। तो गोलीय दर्पण हमारा ये, तो दर्पण तो हम सिर्फ यहां तक के हिस्से का बात कर रहे हैं। तो ये दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, तो परावर्तक पृष्ठ कौन, यहां से यहां तक। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ तल का कौन सा बात किया, वृत्ताकार सीमा रेखा। तो ये वृत्त के आकार का जो सीमा बन रहा है, इसी सीमा रेखा का जो व्यास होगा, या दूसरे भाषा में कहे तो इस पॉइंट से सेंटर पे पड़ने वाला लाइन, या यहां से, तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो लाइन सेंटर पर आएगा और उसके वजह से जो एंगल बनेगा, हम उसको भी द्वारक कह सकते हैं, उसको भी अपर्चर कह सकते हैं। कि ये पॉइंट को जब सेंटर तक मिलाएंगे और यहां से जब सेंटर तक मिलाएंगे तो यहां जो एंगल बनेगा उसको भी द्वारक कह सकते हैं। या नॉर्मली हम जो अभी थ्योरी लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि ये जो परावर्तक पृष्ठ है उसका जो व्यास है, व्यास की जो ये लंबाई है ना, क्या लिखा हुआ, वृत्ताकार सीमा रेखा। तो वृत्ताकार सीमा रेखा ये हुआ, सीमा रेखा का क्या व्यास, वही दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। ठीक है ना। और इसे कैसे डिनोट करते हैं, तो इसे mn से निरूपित करते हैं। ये जो वर्ड mn लिखे हैं तो द्वारक को शो करने के लिए mn का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मुख्य फोकस यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, मुख्य फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष हो गया, जो भी हम पढ़ चुके हैं दूसरे नंबर पॉइंट पे। तो ये हमारा मुख्य फोकस हो गया, प्रिंसिपल फोकस। तो इसके बारे में क्या थ्योरी लिखा हुआ है कि मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, मुख्य अक्ष कौन, ये जो अक्ष बताए थे, तो मुख्य अक्ष, तो इस अक्ष पर बिंदु देख रहे हैं कि यहाँ पर C है, एक F एक P है। तो ये किस बिंदु का बात कर रहा है, हम उसके बारे में देखते हैं। तो ये कह रहा है कि मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, कौन बिंदु, तो जहां मुख्य अक्ष के समांतर, जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती है या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। और इसे कैसे डिनोट करते हैं, एफ से। नहीं समझ में आया होगा थ्योरी, हम बता दे रहे हैं कि हम लोग पढ़े अभी, इससे पहले भी कल रे डायग्राम में बताया। मान के चलते कि अगर कोई रे आ रहा है, ये दर्पण है, तो अगर कोई रे आ रहा है तो इस दर्पण से टकराने के बाद वो जो वापस गुजरता है वो यहां से गुजरता है। ये जो ऐप देख रहे हैं ना, यही हमारा है मुख्य फोकस। कंडीशन क्या है अभी बताएंगे, कि जब रे डायग्राम बताएंगे तो बताएंगे कौन सा रे कैसे जाता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद किधर लौटता है। जैसे एक बात अभी बता दे रहे हैं, जो कि फोकस का बात आ गया तो ये टर्म को जानना जरूरी है कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो मुख्य अक्ष, इसके समांतर जब गुजरेगा, समांतर समझ में आता है सबको, समान अंतर, जैसे कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों के बीच का अंतर सेम हो, जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करे। फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक को देख ले कि वो क्या है, एक पैरेलल लाइन को शो करता है, वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, कभी जाके नहीं मिलेगा इस तरह से, वो हमेशा पैरेलल जाएगा, हर जगह हर पॉइंट पर उसका डिस्टेंस सेम होगा। तो वैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस से ये जो रेज आ रहा है पैरेलल, वो टकराने के बाद हमेशा फोकस से गुजरेगा, चाहे वो ऊपर से जाए चाहे वो नीचे से ही क्यों न जाए, जब भी पैरेलल जाएगा तो गुजरेगा किधर से, टकराने के बाद वो फोकस से ही गुजरेगा। तो यही कह रहा है यहाँ थ्योरी में, मुख्य फोकस में, कि मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जो मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष इसके समांतर किरणें आकर मिलती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर गया और किरणें आकर कहाँ मिलती है, वो जो फोकस पर, उसको फोकस कहेंगे। या आता हुआ प्रतीत होता है। अब आता हुआ प्रतीत कैसा, वो कन्वेक्स मिरर में होता है, अभी हम आगे बात करेंगे। जैसे ये कनकेव में तो रियल में आगे बन रहा है, लेकिन जो कन्वेक्स, यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाते हैं कन्वेक्स वाले का, जिसका ये हिस्सा कलर है। तो ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है मान लेते हैं, यहाँ एफ है और यहाँ सी है। तो कोई भी रे पैरेलल जब जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, फोकस से गुजरेगा। लेकिन ये सतह, जो परावर्तक सतह इसका कन्वेक्स टाइप का, वो रे को इधर नहीं भेजेगा, वो रे उसका टकरा के इधर चला जाता है, इधर गया हुआ रे इधर चला आता है, इधर नजदीक गया तो इधर चला आता है, टकरा इधर गया तो इधर टकरा के चला जाता है। तो फोकस को इधर मैच नहीं करता, दर्पण के सामने मैच नहीं करता, दर्पण के पीछे। कैसे पीछे मैच करता है, तो इसमें इमेजिन या इमेजिनरी लाइन खींचा जाता है, जो कि कल हम प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन में बताए थे। प्लेन मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा था उसमें बताए थे हम। तो अगर हम डॉटेड लाइन को खींचते हैं तो वो आकर यहाँ एक पॉइंट पर मिलता है, बिहाइंड मिरर, दर्पण के पीछे।
तो यहां पर ये फोकस होता है। तो इसीलिए कहा गया ये टर्म कि ये किरणें आकर मिलती है, या तो सच में मिल रही है, तो सच में मिल रही है तो वो कनकेव वाले में मिलती है, लेकिन कन्वेक्स वाले में नहीं मिलती है। तो ये कह रहा है, या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है, रियल में नहीं हो रहा। जैसे कि यहाँ देखें, रियल में तो फोकस पर नहीं कन्वर्ज हो रहा है, फोकस पर नहीं इंटरसेक्ट कर रहा, नहीं मिल रहा, लेकिन क्या बिहाइंड मिरर मिल रहा है। अगर लाइन को इमेजिन किया कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं तो मिल रहा है। तो इसी बात को यहाँ से क्लियर किया गया। तो मुख्य फोकस उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सबका, कनकेव और कन्वेक्स में। अब आगे पॉइंट बढ़ते हैं। आगे जो पॉइंट है हमारा, वो हमारा कौन सा है, फोकस दूरी। ठीक है, और इसको क्या है, जो मुख्य फोकस था हमारा उसको एफ से डिनोट करते बता दिए, किससे, एफ से। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ, सबसे लास्ट पॉइंट है। तो इसके बारे में क्या कहा गया कि ध्रुव तथा मुख्य फोकस, कौन, ध्रुव, ध्रुव कौन है, ये पी पोल, तो ये ध्रुव और ये फोकस, इसके बीच का जो दूरी होता है, ध्रुव तथा फोकस के मध्य की दूरी, इसके बीच का जो दूरी होता है उसी को फोकस दूरी, यानी कि ये एफ और पी के बीच का दूरी, जिसको हम यहाँ पर स्मॉल एफ से डिनोट किए हुए, ये हमारा फोकल लेंथ हो गया। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो आर टर्म आया था अभी हम ये बताया ना, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि पी से सी तक का जो दूरी था उसको आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दो डिस्टेंस समझ में आया। यहाँ पे एफ और आर एक लेंथ को दर्शा रहा है। एफ कौन से लेंथ को, पोल से फोकस तक का, और आर कौन सा, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस को बता रहा है। तो ये जो टर्म इसमें आया सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे जो हमको नेक्स्ट पढ़ना है वो रिलेशन पढ़ना है, किसके किसके बीच, यही जो दो ठो लेंथ आ गया है ना, पोल से सेंटर तक का, पोल से फोकस तक का, ये आर और एफ के बीच। तो ये आर और एफ के बीच रिलेशन, कैसा संबंध है, ये दोनों है ना एक दूसरे के किस प्रकार से संबंध रखते हैं, कौन किसके इक्वल है नहीं है, तो वो चीज को देखते हैं। वैसे यहां से देखने से क्लियर हो रहा है कि ये जो फोकस होता है ना, फोकस डायग्राम में देखते हैं, ये सी और पी के एग्जैक्ट बीच में होता है, मध्य में होता है। कहने का मतलब कि P से C तक का दूरी को ये एफ दो बराबर भाग में बांटता है, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बराबर होता है। तो यहां से कहा जा सकता है कि जो R है वो F का 2 गुना, क्योंकि यहां से यहां तक का दूरी F है, और अभी हम जस्ट बताएं कि जो मेन फोकस है वो 2 बराबर भाग में बांटता है। यहां से यहां तक का जितना दूरी है उतना ही यहां से यहां तक का, यानी कि P से F तक का जो दूरी है वो इक्वल है किसके, F से C तक के दूरी का। तो जब P से F C के बराबर है तो P से F तो स्मॉल f है, तो इसका मतलब F से C भी क्या होगा, स्मॉल f के बराबर होगा। तो यहां से यहां भी F स्मॉल f, यहां से यहां भी स्मॉल f, तो ये f और f को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2f बनेगा। तो आसान सा यहाँ पर दिख रहा है रिलेशन की जो r हमारा यहाँ पर आ रहा है वो 2f के बराबर है, और इसी चीज को अभी हम आगे प्रूफ करने वाले हैं कि कैसे r 2f के बराबर होता है। नॉर्मली तो बड़े आसानी से क्या दिए हम कि फोकस बीच में होता है, तो इसकी वजह से r 2f के बराबर होता है। अगर यहीं से f निकालना चाहे तो f बराबर क्या हो जाएगा, r/2, ये जो 2 है डिवाइड में आ जाएगा। तो सबको टर्म समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इस टर्म को इरेज कर देते हैं। ओके, और नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं इस दोनों के बीच रिलेशन को पढ़ने वाले हैं और कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं अब। तो हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये 2 पॉइंट के बीच
रिलेशन समझना है। कौन? फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैसा रिलेशन है? जो कि अभी हम दिखा दिए डायग्राम में कि जो R होता है वो 2F के बराबर होता है। तो R 2F के बराबर होता है। इसके प्रूफ को जानते हैं हम लोग। इसकी अगर इसको हिंदी में कहेंगे तो क्या होगा? ये कि संबंध देखना है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, ये हमारा टर्म होगा। और कैसा संबंध है जो यहाँ डिनोट कर चुके हैं, यही संबंध है जो दिखाना है हमको प्रूफ करके। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध R इक्वल टू 2F, इसको प्रूफ करना है। इससे पहले एक टर्म को बता देते हैं जो छूट गया, लीव हो गया। स्फेरिकल मिरर में बता दिए, वैसे हम कल बात कर चुके हैं, फिर भी एक बार बता देते हैं कि इसके अंदर दो दर्पण आ रहे थे। जैसे स्फेयर जो ये बना हुआ था, इस स्फेयर का अगर एक भाग को ले लिया जाए, जैसे कि इस भाग को ले लिया जाए, तो अगर ये पर्सन को कलर कर दिया जाता है, यानी कि आगे वाला हिस्सा इसका पॉलिश्ड है, जिससे कोई भी रे आएगा तो टकरा के चला जाएगा। यानी कि परावर्तक सतह इसका ये कैव के टाइप का, यानी कि इस टाइप का। तो ये कौन सा दर्पण है हमारा? कनकेव, यानी कि अवतल। तो ये क्या चीज पढ़ा रहे, कौन सा टर्म है? तो यही जो स्फेरिकल मिरर है, ये दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार, वैसे ये कल हम बता चुके थे, बट फिर भी शॉर्ट में बात कर देते हैं, फिर इसको हम प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के प्रकार तो कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा दो प्रकार है जो हम यहाँ लिख रहे हैं? अवतल दर्पण, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कॉन्केव मिरर, और जो दूसरा होता है, इसी का अगर हम बात किए थे कि अगर ये गोलीय दर्पण का ये वाला हिस्सा को जब हम कलर कर दें, ये वाला सरफेस को जब हम कलर कर दें और ये परावर्तक सतह बन जाए, तो ये वाला कौन सा होता है? कन्वेक्स होता है। तो डायग्राम क्लियरली बना देते हैं दोनों का, सिंगल सिंगल अलग अलग। ये हमारा फिगर ए और ये बी फिगर बनाते हैं। फिगर बी, ये कौन सा मिरर है? तो ये हमारा उत्तल दर्पण है, कन्वेक्स मिरर। ओके, तो इसमें भी आप पोल फोकस देखा जाए तो उस दर्पण में हम देखे थे, अगर ये मेन एक्सिस खींचे तो इसका पोल ये होगा, फोकस ये होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है? mn होता है। ठीक है, अब इसमें किस प्रकार से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होता है, और इसमें देख रहे हैं कि जो भी रे होता है अगर पैरेलल आ रहा है एक्सिस के, अगर जो रे पैरेलल आता है एक्सिस के, जैसे कि इसके पैरेलल आया, कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। चाहे यहां से भी आ रहा है तो वो कहां से गुजरेगा? फोकस से ही गुजरेगा। अगर इधर से भी जा रहा है तो टकराने के बाद फोकस से ही गुजरेगा। इधर से भी जा रहा है तो टकराने के बाद फोकस से ही गुजरेगा। तो हर कंडीशन में देख रहे हैं कि जो भी रे आ रहा है वो एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो रहा है, सब जगह से आके कन्वर्ज हो रहा है, एक जगह मिल रहा है। इसी वजह से इस दर्पण का एक और भी नाम है, कन्वर्जिंग मिरर। इसके प्रॉपर्टी के वजह से इसका नाम कन्वर्जिंग मिरर भी। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? सारे रे को एक फोकस पर लाकर केंद्रित कर दे रहा है, रे ऑफ लाइट को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं इसको। और इसमें प्रिंसिपल एक्सिस इसका पोल है, ये इधर एफ और सी। रियल में तो इधर एफ और सी होता है, लेकिन अभी हम लोग डायग्राम में देखे थे कि जो भी रे जाता है आगे की ओर मर्ज नहीं होता है, कन्वर्ज नहीं होता है, इंटरसेक्ट नहीं होता, पीछे इमेजिन करके बनता है। इसलिए इसका एफ पीछे भी लिया जाता है, सी भी इसके पीछे लिया जाता है। तो इसमें जो भी रे जाता है टकराने के बाद तो वो इधर की ओर चला जाता है, बेंड हो जाता है, फोकस पे कोई भी नहीं जा पाता है। लेकिन जब हम इमेजिन करते हैं इसको तो क्या होता है कि पीछे की ओर बिहाइंड मिरर एक फोकस पर
कन्वर्ज हो रहा है। लेकिन अगर रियली देखा जाए इसमें, इस फोकस से यहाँ पर बाहर क्यों निकलता है, ये डाइवर्ज हो रहा है। जो भी रे जा रहा है वो कन्वर्ज होने के बजाय डाइवर्ज हो रहा है, दूर भाग रहा है एक दूसरे से। इस वजह से इस मिरर का एक और नाम है डाइवर्जिंग मिरर। क्या नाम है? डाइवर्जिंग मिरर। तो समझ में सबको आ गया, कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर किसको कहते हैं? कनकेव और कन्वेक्स का ही दूसरा नाम है। किस आधार पर दूसरा नाम है? तो उसके प्रॉपर्टी के आधार पर। कैसा प्रॉपर्टी? लाइट रे को कन्वर्ज करने वाला और लाइट रे को डाइवर्ज करने वाले प्रॉपर्टी के आधार पे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक था, प्रूफ करना है फोकल लेंथ और क्या, भूल गया सब। दूसरा पॉइंट हमारा है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये दोनों के बीच ही हमको क्या करना है? रिलेशन निकालना है। तो फोकल दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध प्रूफ करते हैं। इसके लिए एक डायग्राम ले लेते हैं, कनकेव मिरर का ही ले लेते हैं। सिमिलरली ये कन्वेक्स में भी प्रूफ होगा। तो दर्पण का डायग्राम देख रहे हैं, ये कौन सा मिरर है? कनकेव टाइप का मिरर है हमारा। कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है। और एक पे प्रूफ कर लेते हैं, दूसरे पे भी ठीक उसी प्रकार से प्रूफ हो जाएगा। तो इस कनकेव मिरर में हम प्रूफ करने वाले आर और एफ के बीच रिलेशन, आर और एफ कहाँ का डिस्टेंस होता है, तो जो कि हम यहाँ इससे पहले छोटे से डायग्राम में यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ताकि जब हम प्रूफ करें तो कंफ्यूजन ना हो समझने में। ये P है हमारा, ये F है और ये C है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है P और F के बीच का, वो F होता है, और ये C से P तक का दूरी वो R होता है हमारा। R और F कहां पर होता है दिखा दिए। तो अगर शॉर्ट में यहाँ, तो यहाँ डायग्राम में हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि डायग्राम में अभी कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, जिसकी वजह से थोड़ा गंदा लगेगा वो और समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए बगल में बता रहे हैं, फिर इसमें भी बता देंगे। तो मान लेते हैं कि एक रे जो इस एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, एक रे क्या कर रहा है? इस एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। जैसे इस एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो पैरेलल आने के बाद क्या होता है? अभी जस्ट बताया कि वो टकराने के बाद क्या होता है? फोकस से गुजरता है। तो यहां से टकराने के बाद ये क्या होता है? इस फोकस से गुजरता है। इधर से आया, पैरेलल जाएगा तो फोकस से गुजरेगा। और एक दूसरा रे और लिया गया जो सेंटर से जा रहा है, और जो सेंटर से जा रहा है उसमें कंडीशन होता है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जाता है तो जिस वे से वो जाता है उसी वे लौट जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का कंडीशन है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो वाला लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताए थे, प्रकाश का परावर्तन वाला, उस रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़े थे, एक लॉ पढ़े थे, पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। यानी कि ये कौन सा कोण था? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। तो ये एक इंसिडेंट रे है, ये आई रे मतलब इंसिडेंट रे है। जो इंसिडेंट रे दर्पण पर पड़ता है, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे बन जाता है। ये आर रे बना रहे हैं, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, और ये जो सेंटर से गुजरने वाला रे जो है, ये ना, ये एक नॉर्मल की तरह काम कर रहा है। इसको एन दिखा रहे हैं या नॉर्मल लिख देते हैं, ठीक है। ये रे एक नॉर्मल की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर आई और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो आर। लेकिन जो लो पहला पढ़े हम, उसमें आई आर के बराबर, जब आई और आर बराबर है आपस में, तो दोनों को सेम चीज मान लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट एंगल आई आर के बराबर है, जिसको हम कॉमनली थीटा मान लेते हैं। आई आर के बराबर है और ये दोनों कॉमनली थीटा, तो दोनों की जगह हम थीटा लिख सकते हैं। तो इसलिए इस टर्म की जगह पर हम आई और आर को इरेज करके यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं? यहाँ हम थीटा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये भी थीटा। अब जब ये और ये थीटा है, तो यहाँ एक जो एंगल बन रहा है, यहाँ जो हम एंगल बना रहे हैं, वो भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा।
अब ये एंगल थीटा कहां से आ गया, अपने मन से तो लिए नहीं हम, तो ज्योमेट्री से ये टर्म आया है। मैं तो ज्योमेट्री पढ़े होगे, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। जब दो लाइन पैरेलल होता है तो उसके बीच जो एक ट्रांसवर्स लाइन होता है, तिर्यक रेखा जिसको बोलते हैं, जिसके वजह से दो अल्टरनेट एंगल बराबर हो जाता है। जब दो पैरेलल लाइन के बीच एक तिर्यक रेखा खींची जाए तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं। उसी वजह से जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब यहां पर ही एक एंगल बन रहा है, ये एंगल का वैल्यू कितना है, ये एंगल का वैल्यू हो गया 2 थीटा। अब ये 2 थीटा कहां से है, ये अपने मन से हम नहीं लिए, ये आया कहां से, तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है। अगर हम यहाँ नाम दे दें पॉइंट का, अगर यहाँ पर ए दे देते हैं इस पॉइंट के जगह पर, यहाँ तो ऑलरेडी सी है, यहाँ एफ है और यहाँ पी है। तो अगर इस ट्राइंगल को देखा जाए ए सी और एफ को देखा जाए तो इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है वो एक एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी ट्राइंगल का, अगर हम इसको नॉर्मली अलग ट्राइंगल बनाए, इस प्रकार का ट्राइंगल बनाए, तो ये जो बाह्य कोण होता है हमेशा इस बगल वाले को छोड़कर ये दो एंगल का जोड़ होता है। ये दो एंगल का जितना वैल्यू मान के चलते हैं, अगर ये 50 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, तो दोनों का जोड़ 122 डिग्री हो जाता है, 120 डिग्री। तो ये दोनों का जोड़ होता है। ठीक वैसे ही तो ये थीटा, ये भी थीटा, थीटा और थीटा जुड़ के क्या बन गया, 2 थीटा बन गया। तो ये जो टर्म आया थीटा, यहाँ पर थीटा 2 थीटा कैसे आया, क्लियर कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक लंबवत लाइन इस मुख्य अक्ष पर खींचते हैं, जो कि इस पोल से एकदम नियरेस्ट पॉइंट पर होगा, ज्यादा दूरी पर नहीं है, नेग्लिजिबल डिस्टेंस पर। यहां से एक इमेजिनरी लाइन ले लेते हैं जो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है, लंबवत है, जिसको नया नाम बी दे देते हैं। अब यहां से इस डायग्राम से हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि टर्म क्या लिया गया। तो हम लोग ट्राइगोनोमेट्री में पढ़े हैं क्लास 10th के मैथ में, अगर नहीं पढ़े हैं तो जो टर्म यहाँ आने वाला उसके बारे में हम बता देते हैं। तो यहाँ पे टर्म हम tan थीटा के रूप में लेने वाले हैं, tan थीटा इक्वल, यानी कि हम इस एंगल का बात करें, ये एंगल को ले रहे हैं, तो ये एंगल ले रहे हैं और ये एंगल का बात करेंगे। तो tan थीटा ये एंगल का बात करें तो ये एंगल ACB जो होगा, ACB, उसके लिए जो रूल tan थीटा बराबर सबको पता है कि tan थीटा जो होता है या tan का जो टर्म होता है tan, वो P/B होता है, यानी कि लंब बट्टे आधार होता है। तो यहां पर अगर ये एंगल का बात करें, इसका लंब कौन है, ये A से P है, तो P के जस्ट नजदीक हम लंबवत कौन लिए, B, तो AB हो जाएगा इसका, यानी कि tan थीटा इक्वल टू P जो लंबवत है वो AB है, और बट्टे में जो हमारा बेस है C से B तक का दूरी, यानी कि CB, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। दूसरा एंगल ले लेते हैं ये वाला, tan 2 थीटा बराबर, यानी कि अगर इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो एंगल AFB, जो AFB या AFP जो होगा उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो यानी कि tan 2 थीटा का बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, लंबवत परपेंडिकुलर, ये P का काम कर रहा है, तो P यानी कि लंबवत परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर, AB सेम टर्म है, और बट्टे में कहां से कहां तक का दूरी, इसका बेस कौन है, जब हम ये ट्राइंगल का बात कर रहे हैं AFB, तो बेस यहां से यहां तक का ही दूरी होगा, यहां से यहां तक का दूरी क्या है, BF बोलो या FB बोलो, तो FB ले लेते हैं, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, एकदम ध्यान केंद्रित करके समझना है इसको, अगर थोड़ा भी इधर उधर ध्यान भटका तो समझ में नहीं आएगा। बहुत ही टिपिकल टर्म है लेकिन एकदम आसान वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हर बात को, हर पॉइंट कहां से ले रहे हैं, कहां से आ रहा है, सब क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देके समझना है इसको, और एक बार जब समझ लोगे तो फिर दिमाग से कभी नहीं निकलेगा, तो प्रॉपर वे में समझना है। तो ये दो इक्वेशन हो गया, पहला और दूसरा। और यहाँ पर एक टर्म जो tan थीटा है हमारा, ये जो एंगल थीटा बन रहा है, क्योंकि इंसिडेंट एंगल जो बनता है, इंसिडेंट रे के कारण जो इंसिडेंट एंगल बनता है वो बहुत ही छोटा है, स्मॉल एंगल बनता है, जिसको हम नेग्लिजिबल यहां मान लेते हैं। तो tan थीटा को क्या कर लेंगे, tan थीटा को सिमिलर मान लेंगे, किसके सिमिलर मान लेंगे, थीटा के सिमिलर मान लेंगे। तो जो हमारा tan थीटा है उसको हम क्या कर लेते हैं, सिमिलर मान लेते हैं थीटा के, तो आराम से अब थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर tan वर्ड को हटा के हम बस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं AB/CB, और यहां पर 2 थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, AB/FB। अब ये दो इक्वेशन अगर हम इसको तीसरे इक्वेशन और इसके चौथा इक्वेशन दे दे तो अब तीसरा और चौथा इक्वेशन से तो टर्म लिख सकते हैं फ्रॉम
इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो तीसरा और चौथा इक्वेशन से हमको टर्म यहाँ पर क्या मिला, ए बी तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि थीटा इंटू सी बी। अगर हम मान के चलो दोनों जगह से ए बी का वैल्यू, यहाँ से भी ए बी निकालते हैं तो क्या होगा, ए बी इधर रह जाएगा और सी बी आके इंटू हो जाएगा, तो क्या होगा थीटा इंटू सी बी बराबर इधर क्या हो जाएगा, अगर ए बी का भी वैल्यू यहाँ निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 थीटा इंटू एफ बी। तो दोनों जगह ए बी का ही वैल्यू निकला, तो ए बी तो बराबर है आपस में, तो दोनों क्या हो गया आपस में इक्वल हो गया। तो यहां से देखते हैं थीटा और थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या हो रहा है सी बी इक्वल टू 2FB। तो सी बी 2FB के बराबर हो गया। तो सी बी क्या है और एफ बी क्या है हम फिगर में देखते हैं। सी बी सी से लेके बी, और ये बी को लगभग हम पी के सिमिलर मान लेंगे, ये बी और पी को आपस में हम एक ही जगह मान लेते हैं, यानी कि बी को हम पी ही लिख लेंगे, क्योंकि हम पहले कह दिए थे कि बहुत नियरेस्ट डिस्टेंस पर बी को लिए हैं लंबवत लेने के लिए। तो आराम से हम यहाँ पर एफ बी को हम क्या कर सकते हैं, एफ पी से रिलेस, और सी बी को सी पी से, और एफ बी को एफ पी से रिप्लेस कर सकते हैं, लिख दिया ना, और सी पी इक्वल टू 2FP। अब इस टर्म को आगे देखते हैं। तो सी पी क्या है हमारा, सी से पी तक का जो दूरी है, सी से पी तक का देखें फिगर में, वो क्या होता है आर होता है। तो सी से पी तक का दूरी को हम यहाँ क्या लिख लेंगे, आर लिख लेंगे, और बराबर में 2 तो है ही, और जो हमारा एफ पी है, एफ से पी ये एफ है, और एफ से पी तक का दूरी को क्या मान लेते हैं स्मॉल एफ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्मॉल एफ, जो हमारा इक्वेशन था और जो हमारा टॉपिक था उसको प्रूफ करना था, वो हमारा प्रूफ हो गया कि आर इक्वल टू 2F होता है, यानी कि जो हमारा वक्रता त्रिज्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो क्या होता है फोकल लेंथ का 2 गुना होता है। ठीक है, तो इसी और सिमिलरली इसी प्रकार से हम कन्वेक्स मिरर में भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए है कि इसको क्या करना है, इस जो इक्वेशन को हम प्रूव किए कनकेव मिरर लेकर, उसको कन्वेक्स मिरर पे खुद से प्रूफ कर लेना है, और जितने जो टर्म लिखा है उसको कमांड कर लेना है। तो इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश में आ गया ये लेक्चर लिख दिए हैं। ठीक है, इससे पहले हिंदी वाला लेक्चर हम समझा दिए हैं, इसको बस एक बार पढ़ देते हैं, कौन सा पार्ट्स कहाँ आता है वो हिंदी वाले लेक्चर में समझा दिए हैं। और ये स्पेशली सीबीएसई और आईसीएसई यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उसको टर्म इंग्लिश में लिख दिए हैं, यानी कि स्फेरिकल मिरर का टर्मिनोलॉजी। जो टर्मिनोलॉजी हमारे स्फेरिकल मिरर में इस्तेमाल हो रहा है, पहला पोल, तो ये क्या है सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये स्फीयर का सेंटर होता है, कौन सा स्फीयर का, ऑफ विच द मिरर इज पार्ट, यानी कि मिरर जो है जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर ही मिरर का सेंटर कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसमें क्या कह रहा है कि रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, यानी कि मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है तो उसका रेडियस ही क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, हिंदी वाले में समझा चुके हैं, इसको फास्ट इसलिए बता रहे हैं, सिर्फ एक बार पढ़ दे रहे हैं। अब है प्रिंसिपल एक्सिस, तो लाइन ज्वाइनिंग पोल विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, कि वो लाइन जो ज्वाइन करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल को। उसके बाद आ रहा है प्रिंसिपल फोकस, तो पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट या इंसिडेंट ऑन द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज अपीयर टू कन्वर्ज, जिससे पहले जो बताएं, यानी कि जब कोई लाइन पैरेलल जाता है तो दर्पण से टकराने के बाद जो एक पॉइंट पर आता है, सभी जो कन्वर्ज होता है वही पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं, मेन फोकस। उसके बाद लास्ट पॉइंट है फोकल लेंथ, यानी कि पोल से फोकस तक का जो दूरी है वो फोकल लेंथ, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, पोल से इस फोकस तक का जो दूरी है वो फोकल लेंथ है। ठीक है, तो इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।